हे गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम जीएस पढ़ रहे हैं। जीएस में हमारा पॉलिटी है। पॉलिटी में संविधान से भाग 6 हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने विधानसभा की शक्तियाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की न्यायपालिका। तो जीएस अगर पॉलिटी का नोट्स आप भी चाहते हैं, फ्री में नोट्स चाहते हैं, जीएस संबंधित यहाँ पर नोट्स बनवाए जाते हैं इस चैनल पर। जीएस का नोट्स अगर आप भी चाहते हैं फ्री में, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा राज्य की न्यायपालिका। आइए इसे जानते हैं, ये क्या है। तो आर्टिकल 214 से 231 के बीच में इसके बारे में इसका विवरण दिया गया है। और आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बताया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। इसका गठन हुआ था 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया, बिगेट्स हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। 1966 में इसका गठन हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। लास्ट में अमरावती में हुआ था, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालयों का कर्तव्य है कि वह उच्च न्यायालय का पालन करें। उच्च न्यायालय की संरचना एवं गठन आर्टिकल 216 में बताया गया है। आर्टिकल 217 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर करता है तथा उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं: भारत का नागरिक होना चाहिए और 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की ये सब योग्यताएं हैं। जो इन सब शर्तों को जो पूरा करेगा वही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, आर्टिकल 219 में बताया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है, और इसके बारे में आर्टिकल 219 में बताया गया है। आर्टिकल 220 में सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अलावा कभी भी कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं भारत में। ठीक है, आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय की रीट निकालने की शक्ति है। जो रीट निकलती है वो उच्च न्यायालय की शक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा ही निकलता है। ये जो सेवानिवृत्त है आर्टिकल 220 वाला, जब कोई उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो मत लीजिए वो सेवानिवृत्त हो गया, यानी रिटायर, जिसे आप लोग बोलते हैं कि वो रिटायर हो गए, वो रिटायर हो गए। मतलब वो अपने नौकरी का जो पीरियड था वो कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया, तब वो घर ही ना आएंगे, पेंशन आ गए। तो जो वो सेवानिवृत्त होंगे तो उच्चतम न्यायालय के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के अलावा कहीं भी वकालत नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आइए जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको बताते हैं जिला न्यायालय क्या है। इसके बारे में आर्टिकल 233 में इसका विवरण है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा जो जिला न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट की सलाह से इनकी योग्यताएं होती हैं, इनकी नियुक्ति होती है और इनकी योग्यताएं होती हैं। जिला न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं हैं, 60 वर्ष से कम आयु होना चाहिए, 7 वर्ष न्यायाधीश के पद पर हो और उसने 10 वर्ष जिला न्यायालय में वकालत की हो। ठीक है, अब आइए न्यायिक सेवाओं के सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित की जाती हैं। ये आर्टिकल 234 में बताया गया है। अब आइए हम भाग 8 पढ़ेंगे, संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज। संविधान से भाग 8 हम लोग पढ़ेंगे। संविधान में टोटल 22 भाग हैं, तो 22 भाग में हम भाग 8वां हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाग 8 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन अब तक जो एसएससी ने एग्ज़ाम लिया है
अपने एग्ज़ामों में जो जो पूछा है वो भी क्वेश्चन इसके बीच बीच में डाले गए हैं। ठीक है, अब आइए यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में जान लेते हैं। यह आर्टिकल 239 से 241 के बीच में इसका विवरण है। आर्टिकल 239, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा और इसके लिए राष्ट्रपति एक प्रकाशक की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 239 ए, यानी संसद को अधिकार है कि वह विधानसभा को संघ शासित क्षेत्रों में गठन या उसका विघटन कर सकता है। यह संसद को यह अधिकार है कि वह विधानसभा को संघ शासित या क्षेत्रों में गठन करेगा। ठीक है, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, एग्जाम्पल के लिए। और आर्टिकल 240 में बताया गया है राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधि का निर्माण करेगा। और आर्टिकल 241 में प्रत्येक यूटी के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यूटीरीज जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादर एवं नगर हवेली है, दमन एवं दीव है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी, ये सब यूटीरीज हैं जो। और इसके जो कार्यपालिका हैं उपराज्यपाल होंगे, ये सब इसके बारे में बताया गया है, ये आप देख लीजिएगा। अब पार्ट 14 से या जो आर्टिकल 312 से 323 के बारे में बताया गया है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। यह आर्टिकल 312 में दिया गया है अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि हमारे पास 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय प्रकाशिक सेवा IAS जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों का सपना है। एक होता है IPS जिसे हम लोग बोलते हैं भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा होता है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी IFS। ठीक है, इन 3 चीज़ों पर नियुक्तियाँ होती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में बताया गया है। आर्टिकल 315 में संघ के लिए UPSC जो कि संघ लोक सेवा आयोग है, और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ये भी आर्टिकल 315 में बताया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक स्टेट जो कि PSC राज्य लोक सेवा आयोग है, ये हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। देखिए, एक होता है UPSC, चूँकि UPSC अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। UPSC के जो सदस्य होते हैं, अब UPSC का एग्ज़ाम होता है, इससे लोग IAS IPS IFS सब बनते हैं, मतलब रैंक वाइज आपको पोस्ट दी जाती है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और स्टेट PSC होता है, PSC के अध्यक्ष, चेयरमैन एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, UPSC में सदस्यों की संख्या 9 से 11 होती है, और स्टेट PSC में सदस्यों की संख्या राज्यपाल के द्वारा ये निर्धारित होता है। UPSC में फिक्स है, PSC में ये सब फिक्स नहीं है। ये सब योग्यताएं और कार्यकाल ये सब बताया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम पढ़ेंगे भाग 15। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भाग 15, संविधान का भाग 15। जो ये 8 संविधान के बाद 9, 10, 11, 12 ये सब उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बाद में जब हो सकता है तब इस पर वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका SSC GD का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत सारे अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो आप पहले इन्हें देखकर अपना नोट्स पहले इतना अगर आप नोट्स रखे रहेंगे तो आप पॉलिटी में समझिए कि आपका 80% सिलेबस तैयार है। ठीक है, 20% तो मैं आपका जब ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा पॉलिटी का, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस चलाऊँगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन इसका हफ्ते में एक बार आपको ये इसकी कॉपी भी मतलब इसी चैनल पर ही अपलोड किया जाएगा प्रैक्टिस सेट का, तो आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, पूरा से पूरा आपका पॉलिटी तैयार हो जाएगा। UP पुलिस हुआ, SSC GD हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, बैंकिंग हो गया, रेलवे का हो गया। आप अगर इससे GS पूछता है तो आप फटाक से मार लेंगे। बिहार वाले भी हो गए, बिहार SSC का भी फॉर्म निकला हुआ था, अब तो टाइम अप हो गया, अब तो फॉर्म भरना बंद हो गया है। तो बिहार SSC का अगर आपने भरा होगा फॉर्म, तो GS आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं।
ठीक है। तो संविधान से भाग 15 है, जिसमें संविधान के भाग 15 में भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। यह आर्टिकल 324 से 329 के मध्य में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 324 क्या कहता है? भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो एक स्वतंत्र निकाय होगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 चुनावों का संचालन किया जाएगा। पहला होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन, राज्यों के विधानसभा का निर्वाचन। ठीक है, ये 4 चीज़ों का ये मतलब यही जो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग है ये चुनाव कराते हैं, इनके जिम्मे है। भारत का निर्वाचन आयोग में 1 चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों के लिए योग्यताएं ये सब उनके बारे में बताया गया है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये सब जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देखिए निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। आखिर निर्वाचन आयोग कौन से कार्य करते हैं और इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, आइए उनको पूरे विस्तार से जानते हैं। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों का संचालन, नियंत्रण एवं निर्देशन करना इनके ही हाथों में है। ठीक है, मतदाताओं की सूची तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनावों के लिए चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करना, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं पर निर्वाचन आयोग की सलाह दी जाती है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 103 में दिया गया है। अभी वो 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताया, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का संचालन कैसे होगा, इनका नियंत्रण कैसे रखा जाएगा और क्या क्या निर्देश जारी की जाएगी, ये सब निर्वाचन आयोग के जिम्मे ही है। ठीक है, कौन सा चुनाव चिन्ह किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, कौन कौन अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, कौन नेशनल है, कौन अन्य में आते हैं, ये सब मतलब हर चीज़ कौन से किस क्षेत्र से इतने सीटें रहेंगी और ये सब निर्वाचन आयोग के द्वारा ही तय किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 103 में सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में निर्वाचन आयोग को सलाह दी जाती है, इसके बारे में भी इसका वर्णन है। आर्टिकल 192 में राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं पर निर्वाचन आयोग को सलाह देना है, जो कि आर्टिकल 192 में बताया गया है। 7वां है, अभी तो पाँच उधर मैंने पॉइंट किया है, 6 आर्टिकल 103 है ना, वो 6 नंबर है। 7 नंबर ये कीजिएगा, निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण देना और निर्वाचन आयोग की राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की राष्ट्रपति की सलाह देता है। और निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वह निर्वाचन की प्रक्रिया में सुधार करे, और जैसे कि नोटा, जैसे आप कोई किसी पार्टी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं, जैसे नहीं होता है आपके एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, तो ऑप्शन रहते हैं, एक होता है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो ये निर्वाचन आयोग ही तय करती है। अगर आप किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आर्टिकल 325 में बताया गया है, धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग एवं मूल वंश के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास निर्वाचन कार्ड है, मतलब आपके पास एक पहचान पत्र है, आपने निर्वाचन कार्ड बनाया हुआ है, वोटर आईडी, तो आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, उससे ये मतलब नहीं है आप कौन से धर्म के हैं, किस जाति, धर्म, लिंग, वंश, इससे कहीं से भी कुछ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 326 में बताया गया है, वयस्क मताधिकार और वोट हमारा संवैधानिक अधिकार होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हमारे देश में ईवीएम को लेकर भी बहुत सारी भ्रम है, भ्रांतियाँ भी ये सब फैलाई जा रही हैं कि ईवीएम को कोई भी हैक कर ले रहा है। ये साथियों, ये सब जानकारी के लिए आपके लिए हम यहाँ से कल आपको बताएंगे। ठीक है,
आज के लिए आर्टिकल 326 तक इतना जानिए कि वयस्क मताधिकार है, 326 में बताया गया है, और वोट हमारा संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे ईवीएम के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।